अंधेरी रात, चारों ओर सन्नाटा और एक खौफनाक सफ़र। क्या आप इस सफ़र के लिए तैयार हैं? आज की कहानी आपको एक ऐसे रहस्य से मिलवाएगी जो बहुत ज़्यादा डरावनी और खौफनाक होने वाली है। तो आइए, लाइट्स बंद कर लीजिए, अपनी सीट को मजबूती से पकड़ लीजिए और हमारे साथ इस भयानक सफ़र पे चलिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधा कहानी में प्रवेश करते हैं। तीन गांव के लिए यही एक अस्पताल है। डॉक्टर और दवाइयाँ उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुसीबत के समय इन गांव वालों का भरोसा यही अस्पताल है। दूसरे गांव का लड़का नितिन इस अस्पताल में लाशों की देखभाल करता है। वो एक बहुत सीधा साधा लड़का है। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं है। रोटी का भी मुश्किल से इंतजाम हो पाता है। किसी तरह 8वीं कक्षा पास कर पाया और तब से घर का जिम्मा उस पर आ गया। कई साल से इस अस्पताल में काम कर रहा है, लाशों की देखभाल का काम मिलने पर। शुरू शुरू में घर वाले बहुत विरोध करते थे। दिन रात लाशों के साथ रहना, पोस्टमार्टम करना, मतलब छुरी कैंची से कटाई छटाई। सच कहूँ तो शुरू में नितिन को बहुत डर लगता था, पर अब आदत हो गई है। वो कभी दिन में काम करता है तो कभी रात में। अभी दिन में काम कर रहा है। सुबह 8 से लेकर रात 1 बजे तक अस्पताल में रहता है और फिर घर चला जाता है। उस दिन 7:45 हुए थे। मर्चरी के बाहर बैठा नितिन सोच रहा है, आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, जल्दी घर पहुँच जाऊँगा, अच्छा रहेगा। कल तो जग्गा से कहा था कि जल्दी आ जाना, पर वो अभी तक नहीं आया। तभी पीछे से आवाज़ आई, घर जाने के लिए तैयार हो, मैं आ गया हूँ। आवाज़ सुनते ही नितिन ने राहत की सांस ली। चलो, 8 बज गए हैं। आगे बढ़कर जग्गा ने कहा, आने में इतनी देर क्यों हो गई जग्गा? जग्गा बोला, थोड़ी देर हो गई तो क्या हुआ? नितिन ने कहा, आज कोई लाश नहीं आएगी। बात खत्म करके नितिन घर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी एक रिक्शा अस्पताल के दरवाजे पर रुका। नितिन और जग्गा दोनों रुक गए। नितिन ने रिक्शा वाले से पूछा, क्या हुआ? इतनी रात को कोई मुसीबत तो नहीं? रिक्शे से 2 आदमी कुछ उतारने लगे। हल्की रोशनी में नितिन समझ गया कि लाश है। उसने पूछा, अब इसमें क्या है? आदमी ने जवाब दिया, पोस्टमार्टम के लिए लाश है। नितिन ने कहा, इतनी रात को यहाँ क्यों लाए हो? अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लाश का चेहरा ठीक से नहीं दिखा। नितिन कुछ कदम आगे बढ़ा। उसके बाद साफ दिखा कि एक औरत है, लेकिन चेहरा स्पष्ट नहीं था। जग्गा ने पूछा, कैसे इसकी मौत हो गई? उस आदमी ने कांपते हुए कहा, कैसे मरी पता नहीं, सुबह तो ठीक थी, कुछ देर पहले ही बेहोश पड़ी मिली। गांव के डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने देखा और कहा, खत्म हो गई है। दिन भर चलती फिरती रही, अचानक क्या हो गया समझ में नहीं आया, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। नितिन ने कहा, समझ गया। लाश लाने वाले आपस में कुछ सलाह करने लगे और पूछा, अब अंतिम संस्कार के लिए लाश कब मिलेगी? नितिन ने कहा, समय लगेगा, 1 दिन या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। अब तो कोई काम नहीं होगा। जग्गा, तुम एक काम करो, लाश को अंदर रख दो, कल सुबह देखा जाएगा। इतना कहकर नितिन वहां से चला गया। रात में लाश का काम नहीं होता है। अंधेरे में रोशनी का इंतजाम नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर काम दिन में ही होता है। नितिन की बात सुनकर जग्गा ने लाश को मर्चरी में रख दिया। अस्पताल से 2 गांव पार करके नितिन का घर था। चारों तरफ सन्नाटा था। कभी कभी कुत्ते भौंकने लगते हैं। नितिन टॉर्च जलाकर चल रहा था। रास्ते में चलते हुए वो सोचने लगा, लोग जीते जी कितना कष्ट पाते हैं, लेकिन मरने के बाद भी वही इंसान भूत बन जाते हैं और मरकर भी चैन नहीं पाते।
लाशों पर एक के बाद एक छुरी का आघात चलता रहता है। सच में इंसान मरकर भी चैन नहीं पाता। अस्पताल में तरह तरह की लाशें आती हैं। कुछ लाश इतनी भयानक होती हैं कि देखने से भी डर लगता है। सबसे भयानक लाश सड़क दुर्घटना की होती हैं। कई बार तो लाश सड़ने भी लगती हैं और उनसे भयानक बदबू आती है, जिसे सहना बहुत ही मुश्किल होता है। लगता है कि खाने का निवाला वापस आ जाएगा। एक दिन एक लाश आई थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि देखना मुश्किल था। गर्दन धड़ से पूरी अलग हो गई थी और बायां हाथ आधा कटा हुआ लटक रहा था। लग रहा था कि ट्रेन से कटकर मरा है। ना सिर्फ मरा था, बल्कि पूरा शरीर फूलकर सड़ने लगा था। क्या भयानक बदबू थी। सोचते ही नितिन की हालत खराब हो जाती है। उसे लगता है कि वो बदबू फिर से आ गई है। नितिन थोड़ा रुक गया और फिर से चलने लगा। हर दिन उसके पास 8 से 10 लाशें पोस्टमार्टम के लिए आती हैं। लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद उनकी देखभाल की जिम्मेदारी नितिन पर होती है। पोस्टमार्टम के बाद लाशों को प्लास्टिक में लपेटकर कपड़े में लपेट देता है और अलग अलग कमरे में रख देता है। फिर परिवार वाले आकर अपने मृतका की पहचान करते हैं और घर ले जाते हैं। रास्ते में चलते चलते अचानक बादल गरजने लगे और नितिन तेजी से चलने लगा। थोड़ी ही देर में हल्की सी बारिश शुरू हो गई। नितिन बोला, ओ तेरी की, इस समय बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आज छाता भी भूल गया हूँ। माँ बहुत चिंता करेगी। सच में भगवान, तुम्हारी मर्जी समझना बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर पहले तक आसमान तो साफ था बिल्कुल, और अब बारिश भी शुरू हो गई। चलो, सिर छुपाने की जगह तो मिल गई, बच गया। नितिन वहीं पास में एक बांस की मचान पर चढ़ गया। दिन भर बैठकर कमर अकड़ गई थी, तो मचान पर लेट गया। वो बारिश इतनी तेज थी कि जल्दी रुकने की उम्मीद नहीं थी। ठंडी हवा में नितिन की आंख बंद होने लगी। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद अचानक एक ठंडी हवा से नितिन की नींद खुल गई। वो चौंक कर उठा। एक औरत उसके सामने खड़ी थी। नितिन ने अपनी आंखों को मसला और देखा। नहीं, कोई भ्रम नहीं था। सच में एक औरत उसे बुला रही थी। नितिन ने पूछा, आप कौन हैं? इस बारिश में यहाँ कैसे आई? नितिन को कुछ समझ नहीं आया। वो डर भी गया था, पर डर को छुपा लिया। हालांकि वो दिन भर लाशों के साथ ही रहता है, इसलिए भूतों से नहीं डरता। लेकिन डर किसी और बात का था। उस औरत ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं? इतनी रात को मैं अकेले क्यों? नितिन बोला, अरे नहीं नहीं, दरअसल आप कौन हैं? आपका घर कहाँ है? उस औरत ने कहा, यही पास में मेरा घर है, मैं वहीं रहती हूँ। औरत के हाथों में चूड़ियाँ और सिर में भरी मांग थी। नितिन बोला, आप तो किसी घर की बहू लगती हैं। इतनी रात को बारिश में बाहर क्यों निकली? उस औरत ने कहा, एक काम से पड़ोसी के घर जा रही थी। नितिन बोला, इस समय किसी को साथ नहीं लाई? औरत बोली, नहीं। नितिन ने कहा, इस बारिश में कोई खतरा हो सकता है। नितिन की बात सुनकर औरत का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, जो होना था वो तो हो गया भैया। नितिन ने पूछा, क्या हुआ आपके साथ? औरत ने बात बदलते हुए पूछा, वो आपका घर कहाँ है? नितिन ने जवाब दिया, यही पास के गांव में। औरत बोली, पास वाले गांव मतलब? नितिन बोला, लक्ष्मीपुर। औरत ने कहा, लक्ष्मीपुर? वहाँ तो मेरा मायका है। शादी के बाद इस गांव में आ गई हूँ। नितिन और वो औरत काफ़ी देर तक बातें करते रहे। लड़की बोली, 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद मेरे माता पिता बिल्कुल अकेले हो गए। एक छोटा भाई है जो मुझसे काफ़ी छोटा है। बेटी की ससुराल में माता पिता का आना अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए वो भी नहीं आते हैं। नितिन बोला, तो आप जा सकती हैं ना? लड़की की आवाज़ अब नितिन को रोते हुए सुनाई दी। बीच बीच में बिजली चमक रही थी। उसकी रोशनी में नितिन को लड़की का चेहरा दिखा। उसकी आंख चमक रही थी, जैसे वो आंसू छुपाने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने कहना शुरू किया, मेरे मायके वाले बहुत गरीब हैं, उन्हें ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ नहीं आते। और आए भी क्यों?
यहाँ आने पर उन्हें अपमान सहना पड़ता। भिखारी, छोटे लोग जैसे शब्द सुनने को मिलते। कौन लड़की चाहती है कि उसके माता पिता अपमानित हों? इसलिए मैंने खुद ही मना कर दिया कि वो वहाँ ना आए। नितिन ने खुद से ही पूछा कि आखिरकार अजनबियों के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाना सही नहीं। वहाँ रोज़ कितने लोगों से मिलना होता है। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वो लड़की नितिन से इतनी बात क्यों कर रही थी। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, भैया मेरी तरह कितनी लड़कियाँ रोज़ ऐसे ही गायब हो जाती हैं, कोई इनके बारे में जान भी नहीं पाता। अब नितिन चुप नहीं रह सका। उसने कहा, बहन मन छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लड़की बोली, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा भैया, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। ख़त्म हो गया सब मेरे जीवन में, सब कुछ ख़त्म हो गया है। बातों बातों में बारिश भी रुक गई थी। नितिन ने हाथ पैर हिलाते हुए कहा, बारिश रुक गई है, अब मुझे जाना होगा बहन। लड़की बोली, हाँ ज़रूर, जाते समय एक मदद करोगे भैया? नितिन बोला, हाँ मेरे बस में होगा तो ज़रूर करूँगा। लड़की बोली, ये चिट्ठी मेरे माता पिता को पहुँचा देंगे? लेकिन क्या? कुछ नहीं भैया, मैं आपको मेरे मायके का पता भी बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है, और एक बात, अगर आज रात के अंधेरे में चिट्ठी पहुँचना संभव नहीं हो तो आप कल सुबह इसे ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। लड़की का अनुरोध नितिन टाल नहीं सका। आखिरकार उसने लड़की से चिट्ठी लेकर उसे विदा किया और अपने घर चला गया। उस समय माहौल काफ़ी शांत था। बीच बीच में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। दिन भर की थकान के बाद नितिन कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। जो होगा वो कल ही होगा। गांव छोटा सा है, किसी से भी पूछने पर लड़की के मायके का पता चल ही जाएगा। नितिन बिस्तर पर लेट गया। उसके पास ही चिट्ठी रखी हुई थी। अगली सुबह नितिन चिट्ठी लेकर लड़की के बताए हुए पते पर पहुंच गया। उसने तय किया कि चिट्ठी वहां पहुंचाकर वो अपने काम पर चला जाएगा। लड़की का घर ज़्यादा दूर नहीं था। रास्ते में किसी से पूछते ही सही पता मिल गया। नितिन उस घर में पहुंचा और बाहर से आवाज़ लगाई, अरे कोई है क्या? तभी एक दुबला पतला आदमी दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। उसके पीछे एक महिला और एक लड़का खड़ा था। सभी को देखकर लग रहा था कि वो लोग बहुत गरीब हैं। नितिन ने कहा, आप झिनुक के पिता हैं ना? उसने जवाब दिया, हाँ बेटा। तुम झिनुक को कैसे जानते हो? वो कैसी है? ठीक है, झिनुक ने आपके लिए एक चिट्ठी भेजी है। अच्छा सुनो झिनुक की माँ, झिनुक ने हमारे लिए चिट्ठी भेजी है। देखो, हमारी बेटी ने हमें पराया नहीं किया। ऐसा मत कहिए, वो आपको पराया क्यों करेगी? इतना बोलकर चिट्ठी उन्हें देकर नितिन ने कहा, ये लीजिए चिट्ठी। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, हम पढ़ना लिखना नहीं जानते बेटा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो ज़रा पढ़कर सुना दो। लड़की की बात सुनकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। नितिन को भी आज काम का थोड़ा दबाव था। कल से 2 शव हैं और उसके बाद कुछ नए आए हैं। वो भी पता नहीं सभी का पोस्टमार्टम हो पाएगा समय पर या नहीं। अस्पताल ना पहुंचने से समस्या हो जाएगी। अपना काम होते हुए भी नितिन ना नहीं कह पाया। उसने चिट्ठी हाथ में लेकर पढ़ना शुरू किया। नमस्ते माँ और बाबा, आप दोनों को मेरा प्रणाम। जब आप ये चिट्ठी पढ़ेंगे, मैं नहीं जानती तब तक जिंदा रहूंगी या नहीं। जब ससुराल वालों को पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उन्होंने ये खबर आप तक नहीं पहुँचाने दी। बहुत कोशिश के बाद भी मैं आपको ये नहीं बता पाई। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास ले गए, गर्भ के बच्चे का लिंग पता करने के लिए। और जब पता चला कि वो लड़की है, तब से उन्होंने मेरा जीवन और कठिन बना दिया। पहले तो उन्होंने घर पर ही कोशिश की मेरे गर्भ के बच्चे को मारने की। मैंने चिल्लाते हुए उन लोगों को बता दिया कि मेरे जिंदा रहते हुए अपने बच्चे को किसी भी हालत में मरने नहीं दूंगी। अंत में उन्होंने एक तांत्रिक के साथ मिलकर
मुझे ख़त्म करने की साजिश की। तरह तरह के उपाय करने लगे मुझे मारने के लिए। कभी पीटते तो कभी गर्म लोहे की छड़ से जलाते। ये सब सहते हुए भी मैं जिंदा रही। लेकिन तांत्रिक की बात में आकर उन्होंने मेरे खाने में कुछ मिला दिया। रात को मैंने अनजाने में वो खाना खा लिया। उसके बाद से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। पूरे शरीर में बहुत दर्द होने लगा। किसी तरह अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर ये चिट्ठी लिखने लगी। माँ, पिताजी, मैं और नहीं जी पाऊंगी। ये दर्द मैं सह नहीं पा रही हूँ। पूरा शरीर जल रहा है। सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। माँ, उन लोगों ने मेरे खाने में जहर मिला दिया है। बहुत कष्ट हो रहा है माँ। बहुत जलन सी महसूस हो रही है। माँ, मैं जा रही हूँ। अब सबको छोड़ के जा रही हूँ मैं। आप लोग अच्छे से रहिए। माँ, बाबा की प्यारी झिनुक। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते नितिन की आंखों में आंसू आ गए। झिनुक की माता पिता वहीं ठिठक कर बैठ गए। नितिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बिना कुछ कहे अपने काम पर निकल पड़ा। वो कुछ बोलने या सोचने की स्थिति में नहीं था। वहाँ आज मुर्दा घर के बाहर काफ़ी भीड़ थी। आज कई शव थे। समय भी ज़्यादा लगेगा। कल रात जिस महिला का शव आया था उसका भी पोस्टमार्टम होगा। नितिन एक एक करके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा था और वो जाने के बाद उन्हें सही जगह रखने की व्यवस्था कर रहा था। अंत में कल रात आई महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। नितिन ने कहा, महिला का शव पोस्टमार्टम टेबल पर रखा जाए। लेकिन ये क्या? उसने क्या देखा? आगे का नज़ारा देखते ही नितिन कुछ कदम पीछे हट गया। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ओह, ये कैसे हो सकता है? उसने अपनी आंखें मली और फिर देखा। हाँ, ये वही लड़की थी जिसने कल रात इतनी बातें की थीं। झिनुक। पिछली रात की बात उसकी आंखों के सामने जीवित हो उठी। अचानक नितिन की नज़र उस शव के हाथ की ओर गई। उसने अपने आप से पूछा, उसके हाथ में क्या है? वो एक कागज़ का टुकड़ा था। उसने पास जाकर मुट्ठी खोलने की कोशिश की। वो मुट्ठी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार थी। फिर भी उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से वो कागज़ निकाला। वो एक मुड़ी हुई चिट्ठी थी। नितिन ने जल्दी से चिट्ठी खोली और आश्चर्य से उसे देखने लगा कि ये वही चिट्ठी थी। बिल्कुल वही चिट्ठी जो उसने सुबह झिनुक के माता पिता को पढ़कर सुनाई थी। वही नाम, वही भाषा, बिल्कुल वही चिट्ठी। ये कैसे संभव हो सकता है? नितिन कुछ सोच नहीं पा रहा था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसने चिट्ठी को टेबल पर रखा और बाहर चला गया। बाहर आकर वो स्तब्ध था। झिनुक के माता पिता बाहर बैठे रो रहे थे। उसे देखते ही वो पास आ गए और बोले, ये क्या हो गया बेटा? तुम्हारे वहाँ से निकलते ही एक अजनबी व्यक्ति हमारे घर आया और कह गया कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ आना चाहिए, नहीं तो हम कभी झिनुक को नहीं देख पाएंगे। फिर नितिन को धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगा। यही झिनुक थी। नितिन के माध्यम से वो अपने माता पिता को सब कुछ बताना चाहती थी ताकि उसके साथ हुई अन्याय की सज़ा उन दरिंदों को जरूर मिले। नितिन ने मन ही मन कहा, झिनुक ने मुझे भाई कह के पुकारा और अपनी बहन को ऐसे निर्दयी तरीके से मारने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। उन शैतानों को सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, नहीं तो झिनुक की आत्मा कभी भी शांत नहीं हो पाएगी। इसके आगे की घटना बहुत साफ थी। नितिन ने सीधे जाकर झिनुक की वो चिट्ठी थाने में पुलिस इंस्पेक्टर को दे दी और तुरंत पुलिस झिनुक के ससुराल पहुंची और उसके पति रमेश और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात नितिन ने एक सपना देखा। चारों ओर धुंध थी और उसके बीच में झिनुक खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। वो कह रही थी, आपने सच में मेरे भाई की तरह काम किया। जैसे आपने उन शैतानों को सजा दिलाने में मेरी मदद की, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ अगले जन्म में आपको भाई के रूप में पाऊं। फिर धीरे धीरे झिनुक उस धुंध में विलीन हो गई।
तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।